हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मानु शर्मा और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान संग्रह में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि जिन जिन के पास यह वीडियो पहुंचेगा, अगर उनको इन टॉपिक्स के बारे में जानकारी होंगी तो उनके लिए रिवीजन का कारण बनेगी, और जिन जिन को नहीं पता होगा इस टॉपिक्स के बारे में उनके लिए एक जानकारी का स्रोत बनेगा। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो आज के टॉपिक्स हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, व्यक्तिगत रक्षक उपकरण। आज दोस्तों दो टॉपिक्स हैं हमारे इस वीडियो में। एक पीपीईज़, जिनके बारे में आजकल आप सुन पा रहे होंगे न्यूज़ में, पीपीईज़ किट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जिनकी कमी आ गई है हमारे देश औरों देश में, औरों के देशों में भी कमी आई हैं। आज इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। और दूसरा टॉपिक से हमारा आपातकालीन प्रतिक्रियाएं, रिस्पांस टू इमरजेंसीज, इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। आइए आज हम लोग पीपीईज़ के बारे में पहले पढ़ते हैं। कार्यशाला एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर पूर्ण सतर्कता और साफ सफाई के बावजूद भी अपशिष्ट पदार्थ इधर उधर पड़े रह जाते हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत रक्षक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। पीपीईज़ वे साधन हैं जो विविध रूपों में मानव शरीर की आवरण के रूप में रक्षा करते हैं। कुछ मुख्य पीपीईज़ निम्न चित्रों में दर्शाए गए हैं। आप देख पा रहे हैं दोस्तों इस चित्र में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, खुद की रक्षा के लिए, व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए हमें किन किन चीज़ों को पहनना ज़रूरी है। चश्मा जो हमारी आँख की सुरक्षा करता है, एप्रन जो हमारे शरीर की, और दस्ताने हमारे हाथों की। नीचे और भी दिए हुए हैं। मानव शरीर की रक्षा के सहायक साधन निम्न हैं। पहला है सिर की सुरक्षा, हेड प्रोटेक्शन, सुरक्षा हेलमेट, हेयर नेट, बम्प कैप। ये सब हमें सर पे लगाने के लिए होता है, जो हमारे सर की सुरक्षा करता है। श्वसन की सुरक्षा, रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन, गैस रेस्पिरेटर, धनात्मक दाव शक्ति रेस्पिरेटर, स्वचालित श्वसन उपकरण आदि। ये सब हमें श्वास लेने में जो गंदी हवाएं हैं जो हमारे अंदर श्वास के थ्रू जा रही है, उसको रोकता है हमारे अंदर जाने से। आँख की सुरक्षा, आई प्रोटेक्शन, सुरक्षात्मक चश्मा, हस्त स्क्रीन चश्मा, ये हमारे आँखों की रक्षा करता है। चेहरे की सुरक्षा, फेस प्रोटेक्शन, फेस शील्ड, ये हमें हमारे फेस की सुरक्षा करता है। श्रवण की सुरक्षा, हियरिंग प्रोटेक्शन, ईयर वॉल, मफ, ईयर प्लग आदि। ज़्यादा ज़ोर की आवाज़ हमारे कान तक ना पहुँचे, इसीलिए हियरिंग प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं हम लोग। अक्सर वर्कशॉप में बहुत ज़ोरों की आवाज़ होती है जो हमारे कान को बर्दाश्त नहीं कर पाता है हमारा कान, इस वजह से हमें ये सब लगाना होता है। त्वचा की सुरक्षा, स्किन प्रोटेक्शन, वेरियर क्रीम, ये हमारी स्किन की सुरक्षा करता है। शरीर की सुरक्षा, बॉडी प्रोटेक्शन, डंकी जैकेट, कोट, एप्रन, कोट, बॉडी वार्मर, ये हमारे पूरे शरीर की सुरक्षा करता है। हाथ और भुजा की सुरक्षा, हेड एंड आर्म प्रोटेक्शन, फाइबर दस्ताने, पीवीसी फैब्रिक ग्लव्स, स्लीव्स, आर्म्स प्रोटेक्टर आदि, ये हमारे हाथों, बाहों की, भुजाओं की सुरक्षा करता है। और पैरों की सुरक्षा, फिट प्रोटेक्शन, सुरक्षा बूट, जूते, पैर ढकने की पट्टी, एंकलेट्स, ये हमारे पैरों की सुरक्षा करता है। अगर हम ये सब पहने तो कितनी भी असावधानी क्यों ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित हम रह पाएंगे किसी भी वर्क प्लेस पे। आइए दोस्तों, ये हमारा दूसरा टॉपिक है, रिस्पांस टू इमरजेंसीज, आपातकालीन प्रतिक्रियाएं। अक्सर कहीं भी दुर्घटना होने पे, किसी भी प्रकार का दुर्घटना होने पे हम घबरा जाते हैं कि आखिर अब हमें करना क्या चाहिए। तो ये इस टॉपिक से हमें यही जानकारी मिलेंगी कि हमें किस तरह की कदम उठाने चाहिए किसी भी इमरजेंसीज़ के बाद। यहाँ पे कुछ इमरजेंसीज दिए हुए हैं, जैसे शक्ति विफलता। तो आइए बढ़ते हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यशाला एक ऐसा कार्य क्षेत्र है जहाँ पर प्रशिक्षण विविध प्रकृति के प्रक्रम चलते रहते हैं। इस दौरान समय समय पर ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं जो कार्य व्यवधान करने के साथ साथ दुर्घटना जैसी अवस्थाएँ भी उत्पन्न कर देती है। वर्कशॉप में बहुत प्रकार के मशीन्स चलते हैं जो कभी भी ख़राब हो सकते हैं, और जितने भी मशीन्स हैं वो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड हैं, तो आग भी लग सकती है। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। उससे बचने के लिए कुछ सावधानियां हैं, उसके बाद कैसी सावधानियां लेनी चाहिए हमें, इस बारे में इस टॉपिक में जानकारी मिलेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अतः कार्यशाला में होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए ऐसी अवस्थाओं में प्रशिक्षार्थियों की तुरंत प्रतिक्रियाएँ अवस्था विशेष के अनुसार निम्न प्रकार हो सकती है। तो पहला है शक्ति विफलता, पावर फेल्योर। पावर हमेशा इलेक्ट्रिक सप्लाई से जुड़ा हुआ वर्ड है। पावर का मतलब इलेक्ट्रिक सप्लाई।
अक्सर 95 to 99% हमारे वर्ल्ड में इलेक्ट्रिक सप्लाई के थ्रू ही किसी भी प्रोडक्शन को ऑपरेट किया जा रहा है। किसी भी जैसे प्रोडक्शन होने वाले फैक्ट्री चलते हैं, हमारे घर में यूज़ होते हैं, वर्कशॉप में, दुकानों में, हर जगह बिजली पर चलने वाले इक्विपमेंट लगे होते हैं। तो कहीं भी सप्लाई जा सकती है, प्रोडक्शन रुक सकता है, तो आग लग सकती है। तो अगर आग शक्ति विफल होता है, पावर फेल्योर होता है, तो हमें कैसे कदम उठाने चाहिए, आइए पढ़ते हैं। कार्यशाला में विद्युत शक्ति की विफलता सामान्य आपातकालिक स्थिति है। इस दौरान प्रशिक्षार्थी की प्रतिक्रियाएं निम्नानुसार होनी चाहिए। पहला, अगर फेल्योर होता है, पावर, बिजली जाती है, कटती है, तो हमें क्या करना चाहिए। ये वो वर्कशॉप की बातें कर रहे हैं यहाँ पे। कार्यशाला के मेन स्विच को तत्काल बंद कर दें। दूसरा, इस आपातकालिक स्थिति के कारण के विषय में जानने का प्रयास करें। तीसरा, आपातकालिक स्थिति के लिए उत्तरदायी कारण असामान्य होने की दशा में उसका उचित निवारण करने के उपरांत ही विद्युत आपूर्ति सुचारू करें। चौथा, इस प्रतिकूल अवस्था में भी धीरज व संयम बनाए रखें। इस तरह की बातों को अगर ध्यान में रखें तो हम एक बड़े एक्सीडेंट से बच सकते हैं। दूसरा कारण हो सकता है फायर, आग पकड़ना। हम वर्कशॉप में बहुत तरह की मशीनें चलाते हैं और वहाँ पे बिजली के कारण आग भी लग सकती है अगर असावधानी हुई तो हम कैसे इससे बचें। कार्यशाला में कुछ प्रक्रम संवेदनशील प्रकृति के भी होते हैं जिसके कारण आग लग सकती है। ऐसे में प्रशिक्षार्थी की प्रतिक्रिया निम्नानुसार होनी चाहिए। पहला, ठंडे दिमाग से कुछ क्षण आग के कारण को जानने में दें, जिससे कि उपयुक्त तरीके से इस आपातकालिक स्थिति का निवारण संभव हो सके। अब जैसे ही वर्कशॉप में आग लगी और हम उस आग को बुझाने के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो नहीं सोचे और कुछ कर बैठे, तो इससे हो सकता है कि उसका बुरा असर हमारे पे पड़ जाए। इसलिए कुछ पल ठंडे दिमाग से सोच के आगे बढ़ें। दूसरा, इस अवस्था में फायर ब्रिगेड व उच्च अधिकारियों को तत्काल सूचित करें। ये दूसरा काम है हमारा सोचने के बाद। तीसरा, कार्यशाला में उपलब्ध उपयुक्त अग्निशामक यंत्रों का तुरंत प्रयोग कर आग को नियंत्रित करने का प्रयास करें। दूसरा क्या था, फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म करने का। तो अक्सर क्या होता है कि फायर ब्रिगेड वाले ये भी पूछते हैं कि आखिर आग कैसे लगी है, तो उनको ये बताना ज़रूरी होता है कि वो आग ग्रुप ए से लगी है या ग्रुप बी से या ग्रुप सी से, ग्रुप डी से। आप पिछले वीडियो में पढ़े होंगे आग किन किन वजहों से कितने ग्रुप में कितने भाग में बटा हुआ है और किस किस चीज़ से आग लगती है, तो ये जानकारी वो अक्सर लेते हैं। तो अगर हम सही से सोच विचार कर हम आगे फायर ब्रिगेड वालों को कॉल करें तो हम उन्हें बता पाएंगे कि आग कैसे लगी और उस पर जल्दी काबू पाया जा सकता है। तीसरा, कार्यशाला में उपलब्ध उपयुक्त अग्निशामक यंत्रों का तुरंत प्रयोग करें कर आग को नियंत्रित करने का प्रयास करें। वहाँ हर वर्कशॉप में फायर एक्सटिंग्विशर लगे होते हैं जो किसी भी तरह की आग लगने को रोकने के लिए रखे हुए होते हैं एक उपयुक्त स्थान पर, जहाँ से आप उसे तुरंत कैरी करके और आग को बुझा सकें, तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। चौथा, अग्नि का कारण विद्युत होने की दशा में पानी का प्रयोग कदापि ना करें। जी हाँ दोस्तों, विद्युत से अगर आग लगी है तो पानी का प्रयोग ना करें। एक ये कारण हो जाता है कि अगर आप हड़बड़ी में पता नहीं कर पाए कि आग कैसे लगी और आप पानी लेके दौड़ पड़े कि आग बुझाना है, तो आपके जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि आपको पहले ठंडे दिमाग से ये सोचना है कि आग लगी कैसे है, किन कारणों से लगी है, तभी आप उस पर एक्शन लें। ये बहुत सोचने वाली बात है। तीसरा है प्रणाली विफलता, सिस्टम फेल्योर। सिस्टम फेल्योर किसी भी वर्कशॉप में प्रोडक्शन रुक जाने का मतलब ये है कि सिस्टम फेल्योर हो चुका है, कहीं ना कोई मशीन में ख़राबी आ चुकी है। आखिर इस समय कैसे हम इस चीज़ से उभरें, आइए पढ़ते हैं। प्रणाली विफलता किसी कार्यशाला के तंत्र में उत्पन्न आकस्मिक व्यवधान है जिससे उसकी कार्यप्रणाली बाधित होकर कार्य की निरंतरता को प्रभावित कर देती है। ऐसी दशा में प्रशिक्षार्थी की प्रतिक्रियाएं नियमानुसार होनी चाहिए। पहला, सक्षम अधिकारी को सूचित कर स्वयं भी कारण को जानने का प्रयास करें। दूसरा, कार्यशाला में वैद्युतिक प्रणाली से संबंध मशीनों एवं उपकरणों को तत्काल अक्रिय कर दें। मतलब सिस्टम फेल्योर के टाइम आप हर मशीन को बंद कर दें। अगर और मशीनें चल रही हैं तो उसमें भी खराबी आ सकती है। तीसरा, प्रणाली से संबंध व्यवस्था की उपयुक्त तरीके से जांच करें और दोष प्राप्त होने पर तत्काल उसका निवारण करें। चौथा, सक्षम अधिकारी के आने तक धीरज व संयम बनाए रखें और
अधीनस्थों सबऑर्डिनेट्स को किसी भी प्रकार विचलित न होने दें। यदि वर्कशॉप के अंदर कारीगर उपरोक्त सभी नियमावली का पालन नहीं करता है तो उसके दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना बढ़ जाती है। किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के लिए वर्कशॉप के अंदर फर्स्ट एड बॉक्स की व्यवस्था पहले से ही होनी चाहिए तथा दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को आपातकालीन सेवा आने से पूर्व प्राथमिक उपचार अवश्य देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने इमरजेंसी के बारे में पढ़ा और पीपीईज़ के बारे में पढ़ा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगर आप इन चीज़ों का पालन करते हैं तो हद तक आप दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले बच सकते हैं। आज इस वीडियो के अंत में कुछ क्वेश्चन मैंने दिए हैं, आपको उस क्वेश्चन को पढ़ना है और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको 1 और ऑप्शन डालकर देने हैं। इस तरह आपके सामने 5 क्वेश्चन हैं, पाँचों का आंसर आपको 1 2 3 4 5 एंड उसके ऑप्शंस करके देने हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। आशा करते हैं आप हर वीडियो को अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और इस जानकारी को एक दूसरे तक भी पहुंचा रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जो आम जीवन में काम आते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कोशिश करें कि आप इन वीडियो को अच्छे से देखें और इन बातों को अपने जीवन में उतारें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।